नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सबों के बीच एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आने वाले एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें झारखंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं झारखंड भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप मैं आज लेकर के आया हूँ। आप देखें कि मैंने मैप बना करके झारखंड को समझाने की कोशिश की है, इसका धरातलीय स्वरूप को समझाने की कोशिश की है। यहाँ देखेंगे उत्तरी कोयल बेसिन है, निचला हजारीबाग पठार है, ऊपरी हजारीबाग पठार है, राजमहल की पहाड़ी है, दामोदर बेसिन है, पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, सिमडेगा पठार है, पोरहट है, पंचगना का मैदान है, दलमा श्रेणी है, ढालभूम क्षेत्र है, चाईबासा का मैदान है, कोल्हान पहाड़ी है। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूपी है, झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है, और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में उड़ीसा है, और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सबों को समझ में आए। अब मैं एक एक करके सभी क्षेत्रों को समझता हूं। सबसे पहले हम पाट क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पाट क्षेत्र को हम समतल क्षेत्र भी कहते हैं, पाट क्षेत्र को समतल क्षेत्र भी कहते हैं। पाट क्षेत्र, अब देखिए पाट क्षेत्र अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के पश्चिम में पाट क्षेत्र है, तो पश्चिम में होने के कारण पाट क्षेत्र का एक और नाम है पश्चिमी पठार। तो पाट क्षेत्र को हम पश्चिमी पठार के नाम से भी जानते हैं। पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल भूमि, पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल भूमि। पाट क्षेत्र का आकार आप देख रहे हो कि आपको त्रिभुजाकार लग रहा होगा, त्रिभुजाकार, पूरा त्रिभुजाकार तो नहीं है लेकिन त्रिभुजाकार आपको लग रहा होगा। तो पाट क्षेत्र का अगर आकार पूछा जाए तो भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो त्रिभुजाकार, पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र में दो तरह के होते हैं, एक ऊपरी भाग और एक निचले भाग। ऊपरी भाग और निचले भाग, ऊपरी भाग को हम टाड़ बोलते हैं और निचले भाग को दोन बोलते हैं। ऊपरी भाग को टाड़ बोलते हैं और निचले भाग को दोन बोलते हैं। अगर हम बात करें पाट क्षेत्र की ऊंचाई की, तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर है। अगर हम बात करें फीट में तो लगभग 3000 फीट के आसपास आएगा, 3000 फीट के आसपास आएगा। समुद्र तल से ऊंचाई पाट क्षेत्र का 900 मीटर है। और मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। छोटा नागपुर का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इस वाले रीजन में इसका विस्तार है। और छोटा नागपुर का पठार का औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। छोटा नागपुर का पठार का औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। और इस छोटा नागपुर के पठार का क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ का चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और फीट की अगर बात करें तो 4478 फीट है, 4478 फीट है। पारसनाथ की चोटी को समेत शिखर भी बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो पारसनाथ की चोटी को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें पाट क्षेत्र की, तो पाट क्षेत्र का प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सारू पहाड़ी है। सानू, सानू एवं सारऊ पहाड़ी है। पाट क्षेत्र की अगर बात करें तो सानू एवं सारऊ पहाड़ी है, दो महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं इसमें। पाट क्षेत्र की भौगोलिक रूप का बात करें तो, भौगोलिक स्वरूप का बात करें तो पाट क्षेत्र के पाट क्षेत्र के इस वाले रीजन में उत्तर वो क्या बोलते हैं, पाट क्षेत्र के इसमें नदी आती है उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी, शंख नदी, शंख नदी जो गुमला में प्रवाहित होती है, शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल भी पाट क्षेत्र के आसपास, पाट क्षेत्र से होता है। जब हम नदी प्रणाली एक लेकर के आएंगे, नदी प्रणाली, जब मैं नदी प्रणाली का एक अलग ही चैप्टर है झारखंड की नदी प्रणाली, उसको लेकर के आऊँगा तो नदियों के बारे में और भी डिस्कस होंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है। तो पाट क्षेत्र में हम लोगों ने जान लिया पाट क्षेत्र में क्या क्या है। अब हम बात करते हैं रांची का पठार, अब हम बात करते हैं रांची का पठार का। तो रांची का पठार तो देखने से आपको लग रहा है कि ये इसका आकार चतुर्भुजाकार है, रांची का पठार। तो रांची का पठार का अगर हम बात करें,
तो ये झारखंड के मध्य में आते हैं। और झारखंड रांची का पठार को हम बोल सकते हैं, इसका आकार अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आकार होता है चौकोर, चतुर्भुजाकार। रांची का पठार का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। आप देख सकते हैं फिगर में कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची सिर्फ अकेले लेकर के बैठा हुआ है। रांची का पठार अकेले लेकर के बैठा हुआ है। सबसे बड़ा पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार रांची का पठार है। झारखंड का सबसे बड़ा पठार रांची का पठार है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 1970 या 80 फीट के आसपास आना चाहिए। 1970 या 80 फीट के आसपास आएगा। 600 मीटर इसके समुद्र तल से ऊंचाई है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ रांची के पठार के बारे में कि इस पठारी क्षेत्र से, रांची के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण, पठार के किनारों पर ढाल के कारण जल प्रपातों का निर्माण करती है। आप लोगों को पता होगा कि रांची को झरनों का शहर बोला जाता है। इसीलिए यही रीजन है कि झारखंड ये रांची से निकलने वाली जितने भी नदियां हैं या आसपास के जो हैं वो जलप्रपात बनाती है, क्योंकि इस पठार के किनारों पर ढाल होता है। रांची के पठार के किनारों पर ढाल होता है। आप देख रहे हो कि ढाल है, तो इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो बहुत सारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है इस पठार के कारण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लोध घाघ, जिसको हम बूढ़ा घाघ के नाम से भी जानते हैं, और ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लोध घाघ या बूढ़ा घाघ। जोन्हा फॉल, दसम फॉल, आप लोगों ने सब नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे हैं। गौतम धारा जलप्रपात, मैं जलप्रपात का टॉपिक भी लेकर के आऊँगा। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर में, अगर हम बात करते हैं तो ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में हम बात करते हैं। ऊपरी हजारीबाग का पठार रांची के पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये पठार और ये पठार दोनों समानांतर हैं, समानांतर पठार हैं। दामोदर नदी बेसिन जब नहीं था तो ये रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार दोनों एक ही थे। दामोदर नदी बेसिन के कारण ये दोनों पठार पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये दोनों पठार एक ही था, अभी समानांतर में है दामोदर नदी बेसिन के कारण। इस ऊपरी हजारीबाग का औसत ऊंचाई समुद्र तल से वही लगभग 600 मीटर के आसपास ही है। और अगर हम बात करें फीट में तो 1970 या 80 के आसपास ये भी आएगा। इसका और रांची का पठार दोनों का आप देख रहे हैं कि दोनों का ये सेम है, ऊंचाई भी सेम है, क्योंकि दोनों पठार एक, रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार एक ही भाग था। दामोदर नदी बेसिन के कारण ये दोनों अलग अलग हो गया। अब हम बात करते हैं 4th नंबर में निचला हजारीबाग का पठार। हम बात करते हैं निचला हजारीबाग के पठार के बारे में। तो निचला हजारीबाग का पठार हजारीबाग जिले के, हजारीबाग यहाँ देखिए, हजारीबाग जिला यहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में ये पाया जाता है। हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में, नॉर्थ वाले रीजन में ये पाया जाता है। और इसको ये छोटा नागपुर के पठार के बाहर वाले रीजन में पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार के बाहर वाले रीजन में पाया जाता है। इसलिए इस हजारीबाग, निचला हजारीबाग के पठार को एक नाम से हम और जानते हैं, बाह्य पठार के नाम से जानते हैं, बाह्य पठार के नाम से जानते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के बाहर वाला रीजन में ये क्षेत्र आता है, हजारीबाग का निचला पठार। और ये झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठार भी है, न्यूनतम ऊंचाई वाला पठार, झारखंड के न्यूनतम ऊंचाई वाला पठार भी है निचला हजारीबाग का पठार। इस क्षेत्र का ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 450 मीटर आता है। और अगर फीट में बात करें तो 1450 के आसपास फीट आएगा। 450 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है और फीट में
1450 फीट के लगभग आएगा। इसी क्षेत्र में निचला हजारीबाग का पठार क्षेत्र में गिरिडीह वाला रीजन भी आता है, और गिरिडीह वाला रीजन अगर आए तो उसमें हम सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ी की बात करते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है, पारसनाथ चोटी, इसी रीजन में आते हैं, निचला हजारीबाग के पठार वाले रीजन में आते हैं। और बराकर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी भी इसी रीजन में आते हैं ना, बराकर नदी घाटी, ये दोनों इसी रीजन में आते हैं, निचला हजारीबाग का पठार वाले रीजन में। यह अत्यंत, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, पायरोक्सी ग्रेनाइट, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना होता है। निचला हजारीबाग का पठार अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना होता है, इसका निर्माण पायरोक्सी ग्रेनाइट से हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राजमहल की पहाड़ियां। आप देख रहे होंगे राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां को हम मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। राजमहल की पहाड़ियां को मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। राजमहल की पहाड़ियां असमान नदी घाटी, राजमहल की पहाड़ियां असमान नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर के बनी हुई है। असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र से मिलकर के बनी हुई है राजमहल की पहाड़ियां। गंगा का मैदान वाले क्षेत्र आप देख रहे होंगे, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा राजमहल की पहाड़ी के डिस्कस करने के बाद। तो और राजमहल पहाड़ी का समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 150 से 300 मीटर के आसपास है राजमहल क्षेत्र का ऊंचाई समुद्र तल से। इस क्षेत्र में स्थित हजारीबाग की पठारी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र में बिहार की कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। इस वाले रीजन में, राजमहल पहाड़ी वाले रीजन में जिला आते हैं देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में हम जिला के नाम, अगर हमें अगर जिला का नाम लेना होगा तो हम ले सकते हैं देवघर, दुमका, हजारीबाग, पाकुड़, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। और इस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। मैं मिट्टी टॉपिक भी लेकर के आऊँगा, झारखंड का मृदा या झारखंड की मिट्टी, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी से याद आया कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अत्यंत इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं 2000 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, उसमें विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की नुकीली पहाड़ी वहाँ पे होती है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं, उसका स्थानीय नाम टोंगरी है। टोंगरी और डोंगरी, कुछ याद आ रहा है? टोंगरी और डोंगरी। तो टोंगरी नुकीली पहाड़ी को बोलते हैं टोंगरी। और एक पहाड़ी होता है गुंबद नुमा, गुंबद के आकार का पहाड़ी होता है, उसको बोलते हैं डोंगरी। इसको बोलते हैं नुकीली पहाड़ी। नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल के दक्षिण वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में अजय नदी, आप लोगों ने अजय नदी का नाम सुना होगा। इस वाले रीजन में अजय नदी का प्रसार होता है। अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी, तो अजय नदी बिहार के जमुई जिले से निकलती है। बिहार के जमुई जिले से निकलती है अजय नदी, बिहार के जमुई जिले से निकलती है। और झारखंड में प्रवेश कहाँ से करती है? तो झारखंड में प्रवेश करती है देवघर से। झारखंड में प्रवेश करती है देवघर से। और अजय नदी इधर से आकर के और पश्चिम जामताड़ा होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, छोटी सी नदी है अजय नदी। बिहार के जमुई से निकलकर देवघर होते हुए, जामताड़ा होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है। मैं विस्तृत रूप से और बताऊंगा नदी प्रणाली में। तो अभी हम बात करते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ी गंगा का मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं,
गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो झारखंड में गंगा नदी साहेबगंज से होकर के गुजरती है। अगर जिला का नाम ले तो साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में साहेबगंज जिला का नाम नहीं दे करके पर्टिकुलर जगह का नाम दिया हुआ रहता है, और उस जगह का नाम है, साहेबगंज में एक जगह है, उस जगह का नाम है तेलियागढ़ी। तो झारखंड में दामोदर नदी तेलियागढ़ी से होकर के गुजरती है। झारखंड में दामोदर नदी इधर से आती है और यहाँ से देखिए साहेबगंज में तेलियागढ़ी से होते हुए निकल जाती है। तो गंगा नदी झारखंड और इस वाले रीजन में गंगा नदी के बहने के कारण इस वाले रीजन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कि खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेलियागढ़ी में ये झारखंड के साहेबगंज जिले के तेलियागढ़ी में गंगा नदी का प्रसार होता है। और यहाँ पे लगभग 100 से 200 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है गंगा नदी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को झारखंड का धरातलीय स्वरूप समझ में आ गया होगा। एक बार फिगर को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार फिगर को और इसे माइंड में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।